बच्चों, ये आज आपकी वर्कशीट 24 है और ये आपके क्लास 10th की वर्कशीट है, साइंस की, हिंदी मीडियम। 28 अगस्त है आज। तो लेसन नंबर 6 का है ये जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेसेस, उसका ही टॉपिक है। इससे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं, पाचन तंत्र। अब हम पढ़ रहे हैं श्वसन। तो श्वसन है क्या? श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। मतलब जो भोजन हमने खाया था वो डिफरेंट फॉर्म से कन्वर्ट हुआ था, तो लास्ट में ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और ग्लूकोज जो है वो आगे जाके कहाँ कन्वर्ट होती है, बेसिकली इस चीज़ पर है पूरा। अब ये जो है इसमें शामिल है सांस लेना। सांस लेना मतलब ब्रीदिंग। तो गैसीय विनिमय मतलब कि गैसेस का एक्सचेंज होना। तो वायुमंडल से ऑक्सीजन का सेवन और CO2 का उत्सर्जन, मतलब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो गैसेस का एक्सचेंज होता है। फिर है कोशिकीय श्वसन। कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए भोजन का विखंडन। मतलब क्या है कि जो हमने पोषण में खाद्य सामग्री ली थी, उसके उपयोग से जो कोशिकाएं हैं विभिन्न स्टेप्स के से गुजरती हैं और जो ऊर्जा है उससे कोशिका यूज़ करके भोजन को विखंडित करती है, मतलब ब्रेक डाउन करती है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो वो क्या कहलाती है? कोशिकीय श्वसन। तो आगे देखते हैं। अब दो तरह के श्वसन होते हैं, एक तो होता है वायवीय, एक होता है अवायवीय। वायवीय का मतलब क्या होता है? एरोबिक, और दूसरा है अवायवीय, एनारोबिक। तो एरोबिक में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, मतलब कि मेन डिफरेंस इसमें यही है कि जो वायवीय है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, मतलब ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट रहती है। जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं ना, तो हम ऑक्सीजन से लेते हैं तो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। फिर दूसरा वायवीय श्वसन में क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होती है? कोशिका के अंदर। और जो ये अवायवीय श्वसन है ये कोशिका द्रव और विशेषकर ईस्ट कोशिकाओं में होता है। फिर थर्ड डिफरेंस है इसमें, अंतिम उत्पाद जो है वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं, साथ में एनर्जी भी होती है। और इसमें अंतिम उत्पाद बनते हैं अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल। अब अवायवीय में ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन पूरी तरह एब्सेंट हो, कुछ कंडीशन में लैक ऑफ ऑक्सीजन भी होता है, तो उस केस में लैक्टिक एसिड बनता है। फिर है ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन, मतलब ऑक्सीडेशन होता है, और CO2 और जल और ऊर्जा मुक्त होती है। ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल या कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें 36 to 38 ATPs बनते हैं। ग्लूकोज का एक अणु, मतलब ग्लूकोज का एक जो मॉलिक्यूल है, एक अणु जो है वो टूटकर कितने ATP बनाता है? 36 to 38। वैसे थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, तो हायर क्लासेस में कई बार हम 29 to 38 तक इसको काउंट करते हैं, तो बेसिकली आप 36 याद करो। तो 36 ATP के तुल्य ऊर्जा मोचित होती है, मीन्स 36 ATP उससे फ्री होते हैं एनर्जी की फॉर्म में। और जो कम ऊर्जा उत्पन्न होती है अवायवीय में, ग्लूकोज का एक अणु, मतलब जैसे वहाँ पर वायवीय में एक अणु ने टूट के 36 ATP बनाए थे। ATP मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये करेंसी ऑफ द सेल बोली जाती है। और कम ऊर्जा उत्पन्न होती है वायवीय में, ग्लूकोज का एक अणु 2 ATP बनाता है के तुल्य ऊर्जा मोचित करता है। मतलब सिंपल ये है कि वायवीय में एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये 36 ATP बनाता है एक ग्लूकोज से, और अवायवीय में एक ग्लूकोज से ये 2 ATP बनाता है। तो ATP बेसिकली क्या है, ये तो आपने पहले भी कोशिका वाले पार्ट में पढ़ा होगा कि जो ATP है, ATP के मतलब ATP बेसिकली करेंसी ऑफ द सेल है। सबसे कह सकते हो कि ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो बॉडी में है हमारी। ग्लूकोज बाद में कन्वर्ट होके ATP बनाती है। तो आगे देखो, ये एक नीचे स्ट्रक्चर दे रखा है जिसमें कि आपका जो ग्लूकोज है उसका विखंडन कैसे होता है, ग्लूकोज कैसे टूटता है आगे। तो एक साइकिल बोली जाती है ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें पायरुवेट बनता है। मतलब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है C6 एस्ट्रल, वो कोशिका द्रव में जाके दो में टूट जाता है। कोशिका द्रव के अंदर ही हैं और सारे ऑर्गेनेल्स भी, तो कोशिका द्रव में जाके 2 में डिवाइड होता है। अब 2 में डिवाइड होने से मतलब क्या है कि एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो 2 में टूट जाता है, मतलब कि उससे 2 पायरुवेट बन जाते हैं, पायरुविक एसिड बन जाते हैं। तो ये होता है साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव में। अब जो ये पायरुवेट है और इसमें ऊर्जा भी निकलती है, तो ये क्या है कि 3 पथ हैं इसमें बेसिकली। पहले पथ में क्या है
कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, जहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो अनुपस्थित है, मतलब कि एब्सेंट है ही नहीं, तो वो किस में होती है, ईस्ट में। और एग्जाम्पल दे रखा है, ईस्ट है, किण्वन, फर्मेंटेशन जिसे बोलते हैं। तो ये क्या है, इथेनॉल बनती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ऊर्जा निकलती है। तो इथेनॉल जो है 2 कार्बन अणु का बना होता है। तो अब ये है नेक्स्ट हमारा दे रखा है इसमें कि जो जब ऑक्सीजन का अभाव हो, ऑक्सीजन का अभाव से मतलब है कि ऑक्सीजन मिल तो रही है लेकिन प्रॉपर फॉर्म में नहीं मिल रही है, कंप्लीट नहीं मिल रही है। इसको मतलब एक सिंपल एग्जांपल से समझो कि जब हम कुछ हैवी वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज़्यादा कोई काम कर लेते हैं, भारी कोई सामान उठाने वाला काम करते हैं, तो जनरली हमारे जॉइंट्स में पेन होने लगता है, जो हमारे जोड़ हैं उनमें दर्द होने लगता है, मसल्स फैटिक हो जाती है, मसल्स में फैटिकनेस आने लगती है, मतलब दर्द होने लगती है, थकान होने लगती है। तो बेसिकली ये माना जाता है कि वो कब होती है कि जब हम कोई भारी काम करते हैं या बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम करते हैं, तो तब हमें ज़्यादा तेज़ सांस आता है ना, तो ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा रहती है लेकिन उतनी सप्लाई मिल नहीं पाती बॉडी को उस टाइम, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, मतलब ऑक्सीजन की कंप्लीट वो नहीं मिल रहा होता, थोड़ा सा ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या है, लैक्टिक एसिड बनने लगता है हमारी पेशी कोशिकाओं में, हमारी मसल्स में। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो लैक्टिक एसिड बनता है बाद में लैक्टेट में कन्वर्ट होता है, तो जो पेन है वो H+ आयन की वजह से होता है, मतलब आगे की साइंस में ये एक्सप्लेन किया जाता है। और वो जो लैक्टेट बनता है वो बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में जाके वो भी दोबारा से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इसको ऐसे ही याद कर लो अभी तो कि ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनी। तो और हमारी कहाँ बनी है, पेशियों में। थर्ड दे रखा है आपको ऑक्सीजन की उपस्थिति, जहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित है, जैसे कि हमारे केस में क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो उपस्थित रहती है, मतलब ऑक्सीजन हमें मिल रही होती है। तो ऑक्सीजन से जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली लेयर में, अंदर वाली जो उसकी लेयर है सिस्टरने वाली, तो उसके अंदर क्या है, ये पूरी प्रोसेस होनी स्टार्ट होती है। मतलब जो पूरी प्रोसेसिंग है ये 2-3 फेजेस में चलती है वैसे तो आपके उसमें तो खैर डिटेल में है नहीं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो 3 या 4 फेजेस में चलती है, मतलब इसमें 8-9-10 के करीब स्टेप्स होते हैं जिसमें कन्वर्ट होती है लास्ट में। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है और लास्ट में क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस ऊर्जा, मतलब हम लोगों में। तो ये ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है वो बेसिकली क्या था, ईस्ट वगैरह में है, उसमें इथेनॉल बनता है और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। और जिसमें ऑक्सीजन के अभाव में होती है उसमें लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनती है, हमारी पेशी कोशिका में होती है। और तीसरा जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। और थर्ड वाला जो है वो हम सब में ही होता है, जितने भी मोस्टली में यही होता है, लास्ट वाला ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो आगे देख लेते हैं। और अब इसमें दे रखा है, ये लास्ट में आपको ATP एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको देख लेते हैं पहले। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा इस रूप में संग्रहित होती है। मतलब क्या है कि जब श्वसन होता है, जब ग्लाइकोलिसिस पूरी होती है, जो भी पूरी साइकिल है कंप्लीट होती है, तो उसमें होता क्या है कि इस फॉर्म में ऊर्जा रहती है। मतलब कि ADP है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब कि 2 फॉस्फेट के वो है इसमें, मतलब 2 फॉस्फेट हैं। तो जो इसमें क्या होता है कि जो ADP के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो जाता है, और उसको ऐड करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, बहुत सारी ऊर्जा ऊपर लिखी हुई है ना। तो ये क्या है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें ऊर्जा चाहिए होती है, निकलती नहीं है। फिर क्या है कि जो फॉस्फेट है उसमें ऐड हुआ, तो फिर बाद में तो उसमें क्या बन गया, फिर ATP। अब जब ATP बनता है तो उसमें बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब ATP बना तो हाइड्रोलिसिस हुआ वाटर का, तो उससे में क्या है कि एनर्जी निकलती है बहुत सारी, और बहुत सारी जो एनर्जी रिलीज़ होती है तो वो एक्सोथर्मिक हो जाता है उस टाइम, मतलब कि उसमें ऊर्जा निकल रही होती है, तो उष्मा शेपी हो जाता है ना, एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक उष्मा शोषी होता है। तो ये जो बाद में है तो हाइड्रोलिसिस जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर तो हाइड्रोलिसिस होने पर क्या है, 30.5 किलोजूल पर मोल के तुल्य ऊर्जा मोचित करता है। तो इतनी ऊर्जा उसमें निकलती है। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब ADP जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एनर्जी के साथ जुड़ता है, तो मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़ता है तो बहुत सारी एनर्जी लेता है, लेकिन जब ATP बनता है तो बहुत सारी एनर्जी बाद में निकलती है। तो ये ध्यान रखना है। तो एनर्जी रिलीज इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द एनर्जी एब्जॉर्ब। तो जितनी एनर्जी वो ADP एब्जॉर्ब करता है, ADP प्लस फॉस्फेट में,
तो उससे हमेशा ज़्यादा एनर्जी लास्ट में निकलती है, मतलब एनर्जी जो रिलीज़ है लास्ट में वो ज़्यादा होती है। तो ATP वाटर के साथ जुड़ा तो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी, तो ये एक तरीके से रिवर्सिबल टाइप रिएक्शन है जो चलती रहती है। फिर है कोशिका की ऊर्जा, इसमें दे रखा है ना, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाती है। क्या कौन कहलाती है? ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको एक तरीके से करेंसी ऑफ द सेल बोला जाता है, कोशिका की मुद्रा। मतलब मुद्रा जो होती है ना, वैसे पैसे से सारी चीज़ें चलती हैं, पैसा ना हो तो कुछ चीज़ हम खरीद नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो इसी तरीके से कोशिकाओं में है कि अगर ATP नहीं होगा तो कुछ भी काम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वही सबको ऊर्जा दे रहा है। कोशिका के अंदर होने वाली क्रियाओं का परिचालन करती है, क्योंकि ये इसलिए इसे मुद्रा बोला गया ना, जैसे मुद्रा सारे देश को चला रही है, सब चीज़ों को चला रही है। इसी तरीके से जो ATP है वो कोशिका की मुद्रा है। वो सारी जितनी भी क्रियाएं कोशिका के अंदर होती हैं, हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, वो उसी ATP की सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी के यूज़ से होती हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका की ऊर्जा इकाई, कोशिका की ऊर्जा इकाई अभी आपको बताई क्या होगी? ATP होगी, लैक्टिक अम्ल होगा, CO2 या ADP? तो सिंपल है ATP। किस भाग में पायरुवेट के विखंडन से CO2 जल तथा ऊर्जा प्राप्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा कब होती है? जब हम करते हैं, है ना। तो हमारी कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये क्या आंसर होगा। फिर वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर, वो आपका ऊपर दे रखा है बहुत क्लियरली, तो ये आप यहाँ से लिख लेना, सिंपल दे रखा है। फिर नेक्स्ट है, उन 3 पथों की व्याख्या कीजिए जिनके द्वारा विभिन्न पथों में ग्लूकोज का विखंडन होता है। अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया ही है, बस वही लिखना है, डायग्राम बनाना है। वैसे डायग्राम इतना क्लियर नहीं लग रहा है, तो बेटर है आप NCERT की बुक से बनाओ, या फिर आपका सपोर्ट मटेरियल हो तो उसमें से बना लो। ATP का पूरा नाम लिखिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, लिखा भी हुआ है राइट हैंड साइड पे। तो ये वैसे वर्कशीट बहुत सिंपल है, टफ इसमें कुछ भी नहीं है, तो आप बच्चों इसको कर लेना। तो थैंक यू।